डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा था जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्रेस करने में इस्तेमाल होते हैं। आज हम जानेंगे कि किसी मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूला किस तरीके से लिखे जाते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और उनके बीच के बॉन्डिंग के विषय में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। दैट मीन्स केमिकल कंपाउंड को समझने के लिए उसके फॉर्मूले को समझना आवश्यक होता है। तो इसी प्रकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हमें समझना है तो हमें सबसे पहले इसके फॉर्मूला को समझना होगा। तो चलिए जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूला किस तरीके से लिखे जाते हैं। हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले को लिखने के लिए सबसे पहले किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले पर तो हम पाते हैं एक सामान्य सा आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। इसमें देखिए इसके जो दोनों पार्ट हैं वो आयनिक पार्ट हैं और पहला पार्ट क्या है आपका कैटायन है और सेकंड पार्ट क्या है आपका एनायन है। तो पहली चीज हमें ध्यान में रखनी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते समय जिस प्रकार से आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूलाज में कैटायन को पहले लिखा जाता है और एनायन को बाद में लिखा जाता है, उसी क्रम को हम फॉलो करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इसका मतलब इसमें एक ऐसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जिसके पास केवल और केवल एक ही सेंट्रल एटम या आयन मौजूद है, उसी को हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो नॉर्मल मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाला पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है आयनाइजेशन स्पेयर वाला पार्ट। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और एक है आयनाइजेशन स्पेयर। अब इनमें से कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाला पार्ट अगर कैटायन है तो उसे पहले लिखा जाएगा और अगर आयनाइजेशन स्पेयर वाला पार्ट कैटायनिक पार्ट है तो उसे पहले लिखा जाएगा और फिर बाद में एनायनिक पार्ट को रखा जाएगा। तो पहला रूल तो इसी से रिलेट करता है। रूल नंबर फर्स्ट मैंने लिख दिया, राइट द फॉर्मूला ऑफ कैटायनिक पार्ट फर्स्ट। तो कैटायनिक पार्ट का फॉर्मूला पहले लिखा जाएगा एंड देन द फॉर्मूला ऑफ एनायनिक पार्ट। पहली चीज ये आपने ध्यान में रखनी है। रूल नंबर सेकेंड क्या है, दिक्कत आयनाइजेशन स्फीयर वाले पार्ट के फॉर्मूले को लिखने में आपको नहीं आएगी, क्योंकि आयनाइजेशन पार्ट क्या होगा, सिंपल आयन होगा और आयंस के फॉर्मूले लिखना आप जानते हैं। तो हम बात करते हैं रूल नंबर सेकंड में कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है। तो रूल नंबर सेकंड में हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मूला लिखने का तरीका। तो सबसे पहले इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल write the formula of central metal atom। तो सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल एटम का फॉर्मूला लिख देंगे। ये एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है जैसा आप जानते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। रूल नंबर थर्ड, After writing
द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, वी राइट द फॉर्मूला ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो रूल नंबर 3 में आ जाएगा आपका, आफ्टर राइटिंग फॉर्मूला of central metal atom or ion, write the formulas of ligands in their alphabetical order। ये चीज ध्यान में रखनी है आपने कि ऑर्डर्स हम फॉलो करेंगे इन केस ऑफ लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको हम अरेंज करके उनके फॉर्मूलाज को हम लिख देंगे। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में हम इंक्लूड कर रहे हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स, उनके फॉर्मूले के साथ, उनके फॉर्मूले के बाद एज पैरेंथेसिस ने एज सबस्क्रिप्ट हम उनको मेंशन करेंगे। लेकिन एक चीज और बतानी जरूरी है, लिगेंड के फॉर्मूला लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना होता है। लिगेंड हमारे पास देखिए Cl हो सकता है, हमारे पास NH3 हो सकता है, हमारे पास H2O हो सकता है। देयर इज अ डिफरेंस इन दीज लिगेंड्स। ये देखिए ये मोनो एटॉमिक है, Cl मोनो एटॉमिक लिगेंड है, जबकि NH3 और H2O को आप देखिए ये आपके पॉली एटॉमिक हैं। तो रूल नंबर 4 में मैं पहले मेंशन कर रहा हूं कि जो फॉर्मूला लिखे जाएंगे लिगेंड्स के, वो मोनो एटॉमिक के केस में तो सीधे फॉर्मूला लिख दिए जाएंगे, जबकि पॉली एटॉमिक के केस में उनके फॉर्मूले को हम पैरेंथेसिस में इनक्लोज करके रखेंगे। तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, राइट the formula of polyatomic ligands in parenthesis। parenthesis में मीन्स स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में आप इनको इनक्लोज करके लिखेंगे पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स के फॉर्मूलाज को। रूल नंबर 5, जैसा कि मैंने कहा, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिगेंड्स के नंबर को भी वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे आफ्टर देयर फॉर्मूला एज सबस्क्रिप्ट। तो वहां पर ये चीज मैं मेंशन कर रहा हूं रूल नंबर 5 में, राइट द नंबर ऑफ लिगेंड्स after their formula in subscript। और रूल नंबर 5 के बाद रूल नंबर 6, कभी कभी हमें केवल और केवल कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मूला लिखने को दे दिया जाता है। तो जब हम केवल और केवल कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मूला लिखें और कोऑर्डिनेशन एंटिटी चार्ज कैरी करती हो, तो हमें उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के फॉर्मूले में इस चार्ज को भी रिप्रेजेंट करना होता है। रूल नंबर 6 में तो हम दे रहे हैं कि ये जो पूरा फॉर्मूला है सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्लस ऑफ लिगेंड्स, उसको पहले इंक्लूज करेंगे हम इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट में। तो रूल नंबर 6 में मैं मेंशन कर दे रहा हूं, then the formulas of central metal atom or ion with ligands enclosed in square bracket
स्क्वायर ब्रैकेट में इनको इनक्लोज करके अगर रखना है आपने। बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की ओर, और हमारा रूल नंबर 7 रिलेट करता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के फॉर्मूले पर। यदि हमें केवल और केवल कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मूला लिखने को कहा जाए और उस पर कुछ चार्ज हो, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऐसी हो जो कि चार्ज को कैरी करती हो, तो हम इस रूल नंबर 7 को फॉलो करेंगे। और हमारा रूल नंबर 7 है, फॉर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ coordination entity only having some charge write the unit number of charge first and then its sign in superscript of square bracket और कोऑर्डिनेशन स्पेस। साथ ही एक रूल नंबर 8 भी मेंशन कर लीजिए। ये होल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूले को लिखने से रिलेट करता है। हमें पता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के पास भी कुछ चार्ज है, वो भी एक चार्ज यूनिट है, और साथ में आयनाइजेशन स्फीयर भी कुछ चार्ज कैरी करता है। तो इनके चार्ज को बैलेंस करने के लिए, for balancing the charge of cationic and anionic part, write their valencies after the formulas like as written in ionic compounds। अभी रोल नंबर 8 को जरा समझ लीजिए। रूल नंबर 8 में कह रहा है चार्ज कैटायनिक और एनायनिक पार्ट के चार्ज को बैलेंस करने के लिए उनकी बैलेंसेस को उनके फॉर्मूलाज के पीछे उसी तरीके से लिखा जाता है जैसा कि आयनिक कंपाउंड में। अगर हम एक आयनिक कंपाउंड ले लें मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में आपको पता है मैग्नीशियम कैटायन होगा जो कि +2 चार्ज कैरी करेगा, और Cl नेगेटिव आयन होगा जो कि -1 चार्ज को कैरी करेगा। आप जानते हैं किसी भी आयन की वैलेंसी उसके चार्ज के द्वारा दी जाती है, तो इसकी वैलेंसी 2 है, उसकी वैलेंसी क्या है 1 है। जब हम मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले लिख लिया हमने मैग्नीशियम और क्लोराइड के, Mg और Cl फॉर्मूलाज लिखने के बाद हम क्या करते हैं, Mg की वैलेंसी Cl के पीछे और Cl की वैलेंसी Mg के पीछे लिख लेते हैं। इस प्रकार हमारा जो होल फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है MgCl। इसी तरीके से हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, पोटेशियम कैटायन है और हमारे पास फेरोसाइनाइड FeCN6 नेगेटिव एनायन है। तो इसका टोटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए K की वैलेंसी क्या है 1 है क्योंकि +1 चार्ज कैरी कर रहा है, और FeCN6 जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसकी वैलेंसी क्या है 4 है। तो K के पीछे FeCN6 की वैलेंसी 4 लिख दी और FeCN6 के पीछे
इसकी वैलेंसी 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, तो हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया K4FeCN होल ऑफ 6। आई होप रूल नंबर 8 आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के ये सारे रूल्स को एक बार देख लेते हैं कि क्या किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मूले में ये सारे रूल्स फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं K3FeCN होल ऑफ 6 का, और एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम CONH3 होल ऑफ 4 Cl2Cl कॉम्प्लेक्स। मैंने ये तो एग्जांपल इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं पहले वाले केस में हमारा क्या है, आयनाइजेशन स्पेयर वाला पार्ट पहले है और कोऑर्डिनेशन इंटिटी वाला पार्ट बाद में लिखा हुआ है। सेकंड वाले केस में देखिए कोऑर्डिनेशन इंटिटी वाला पार्ट पहले है और आयनाइजेशन स्पेयर वाला पार्ट बाद में लिखा हुआ है। तो ये हमारा रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है। कैसे? ये कैटायनिक पार्ट है, कैटायनिक पार्ट को पहले लिखते हैं और एनायनिक पार्ट को पीछे लिखा जाता है। इसमें एक कोऑर्डिनेशन इंटिटी कैटायनिक है तो इसलिए इसको पहले लिखा गया है और एनायनिक पार्ट को बाद में लिखा गया है। तो पहला रूल आप क्लियरली समझ में आ गया। अब सेकंड रूल की ओर को बढ़ते हैं। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन इंटिटी पे। किसी भी कोऑर्डिनेशन इंटिटी का फॉर्मूला लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा होता है, उसमें लिखा जाता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन का फॉर्मूला। तो देखिए इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये इसका जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो क्या है, Fe है, और इसका जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो क्या है, कोबाल्ट। तो हमारा सेकंड रूल आप समझ चुके हैं। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या था, कोऑर्डिनेशन इंटिटी का फॉर्मूला लिखते समय सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम या आयन का फॉर्मूला लिखा जाता है, जैसे कि यहां पर दिख रहा है। उसके बाद रूल नंबर 3 में आइए, आफ्टर राइटिंग फॉर्मूला ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन राइट द फॉर्मूला ऑफ लिगेंड्स इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फर्स्ट केस में ये होमोलैक्टिक का एग्जांपल है, तो यहाँ पर सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हैं, तो इसलिए आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे फॉर्मूला लिखिए। जबकि सेकंड वाले केस में देखिए दो टाइप के आपके पास क्या है, लिगेंड है, एक अमोनिया लिगेंड है और दूसरा क्लोराइड लिगेंड है। तो यहाँ पर अमोनिया का ए अल्फाबेट में क्लोराइड के सी से पहले आता है, तो इसकी अमोनिया को पहले लिखा हुआ है फॉर्मूले में और क्लोराइड आयंस को बाद में लिखा हुआ है। रूल नंबर 4 में आइए, राइट द फॉर्मूला ऑफ पॉलीएटॉमिक लिगेंड इन पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है या नहीं जरा देखें। हमारे जो पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स हैं, साइनाइड लिगेंड है, तो उसको हमने स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज करके रखा हुआ है, यानी पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। इसी प्रकार देखिए अगले वाले केस में अमोनिया एक पॉलीएटॉमिक क्या है, लिगेंड है, तो इसको भी हमने इंक्लूड करके रखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट में, दैट मींस इसको भी हमने पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। तो रूल नंबर 4 अब आप समझ गए होंगे। रूल नंबर 5 की बात करते हैं, राइट द नंबर ऑफ लिगेंड्स आफ्टर देयर फॉर्मूला इन सबस्क्रिप्ट। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ लिगेंड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है सबस्क्रिप्ट में। साइनाइड आयंस का जो नंबर है वो आफ्टर द फॉर्मूला आपको 6 दिखाई दे रहा है, सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है फॉर्मूले के बाद। इसी प्रकार से NH3 के फॉर्मूले के बाद आपको 4 दिखाई दे रहा है, तो ये इसके नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी प्रकार से क्लोराइड आयंस का नंबर 2 है, तो उसको भी सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो आप रूल नंबर 5 को भी समझ चुके हैं। अब आते हैं रूल नंबर 6 की ओर। देन द फॉर्मूलाज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन विद लिगेंड्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेंट्रल मेटल एटम आयन और आयन विद लिगेंड्स किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का। और ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके रखा जाता है, इनक्लोज करके रखा जाता है। तो यहां पर आप देखिए फॉर्मूले में तो FeCN होल ऑफ 6 को इनक्लोज करके रखा गया है और यहाँ CONH3 होल ऑफ 4 Cl2 को इनक्लोज करके रखा गया है स्क्वायर ब्रैकेट में। तो यही हमारा क्या था, रूल नंबर 6 था। तो ये बता रहा है कि ये क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, और ये वाला पार्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाला पार्ट। अब आते हैं रूल नंबर 7 की ओर। रूल नंबर 7 में देखिए, फॉर राइटिंग द फॉर्मूला of coordination entity only having some charge, write the unit number of charge first and then its sign in superscript of coordination sphere। अगर हमें लिखने को बोला जाता केवल और केवल इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मूला, तो हम किस तरीके से लिखते हैं। देखिए FeCN होल ऑफ 6, आपको पता है ये न्यूट्रल है, तो ये K3 के चार्ज को बैलेंस करेगा, तो K3 का चार्ज हो गया +3, तो ये -3 चार्ज कैरी करेगा। अब -3 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम यूनिट नंबर को लिखेंगे और यूनिट नंबर के बाद इसका साइन लिखेंगे। तो यही हमारा क्या रूल नंबर 7 है। आई होप
आप रूल नंबर 7 को भी समझ चुके हैं कि किस प्रकार केवल और केवल कोऑर्डिनेशन एंटिटी को जब वो कुछ चार्ज कैरी करती है तो उसके चार्ज को किस तरीके से सुपरस्क्रिप्ट में प्रदर्शित किया जाता है। इस तरीके से पहले यूनिट नंबर लिखा जाता है चार्ज का और उसके बाद उस चार्ज का साइन डिनोट किया जाता है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की ओर। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल देकर के पहले ही आपको बताया हुआ है। अब अगर यहां पर भी हम देखें तो हमारे पहले वाले केस में एक पॉजिटिव आयन है हमारे पास और हमारे पास है FeCN होल ऑफ 6 3 माइनस आयन। तो इसकी वैलेंसी हो गई 3, इसकी वैलेंसी हो गई 1। तो इसकी वैलेंसी को K के फॉर्मूले के बाद लिख दिया हमने और K की वैलेंसी को हमने FeCN होल ऑफ 6 ये जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है उसके बाद लिख दिया। 1 को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती तो इसलिए हो गया A3FeCN होल ऑफ 6 आपका पूरा फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो इस तरीके से अब आपने मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मूला किस तरीके से लिखे जाते हैं ये जान लिया है। अब आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला देख करके बेसिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सा भाग उसका कैटायनिक है, कौन सा भाग उसका एनायनिक है। आप जान सकते हैं कोऑर्डिनेशन इंटिटी क्या है। आप जान सकते हैं केवल फॉर्मूले को देख करके कि कोऑर्डिनेशन इंटिटी में सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या है। आप जान सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। आप जान सकते हैं कि कौन कौन से लिगेंड जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से सारी बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है आपको इसका फॉर्मूला। तो चलिए एंजॉय कीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज को और इनके फॉर्मूलाज से डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए।